मान और सम्मान के योग प्रिंसिपल मैडम कुसुमलता जी, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली मंडी, सर्व समाज जागरूकता मंच के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी, उपाध्यक्ष एक्स हेडमास्टर श्री राम सिंह जी, श्री प्रेम कुमार यादव जी डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड, श्री हरीश यादव जी रिटायर्ड वारंटी ऑफिसर एयरफोर्स, श्री अभय सिंह यादव जी, श्री प्रकाश चंद नंबरदार साहब पृथ्वीपुरा, प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, यहां अभी धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया कि आपको अपना संस्कार सही रखना है, आगे बढ़ना है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक किया जाए और सही समय पर सही निर्णय लिए जाए। कभी ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी रास्ता भटक जाए। डिसीजन आपका जो एज होती है, एक सही समय शादी की भी लगा लीजिए या कोई भी डायरेक्शन, उस वक्त माँ बाप का सहयोग जरूर ले, ताकि वो आपके हमेशा ही सहयोगी रहे हैं और जीवन पर्यंत आपकी मदद ही करते हैं, सपोर्ट ही करते हैं। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते। माँ बाप देवता होते हैं, वो आपका कितना सहयोग करते हैं, छोटे जन्म से लेकर के जब तक बड़े होते हैं और लास्ट तक भी, मरते दम तक भी आपका सपोर्ट करते रहते हैं। अब यहां मैं थोड़ा सा हमारे भारत के बारे में भी, हमारे भारत के इतिहास के बारे में 5 मिनट का मैं जो है समय लेना चाहता हूं, ताकि आपको यह भी पता चले कि आज जो यहां इतने बढ़िया प्रांगण में स्कूल में बैठे हो आप, ऐसी स्थितियां देश में नहीं रही है और ये बहुत पुराना समय भी नहीं हुआ है, हमारा 100 साल भी नहीं हुआ है। हमारा देश लगभग 1000 साल तक विदेशों के अधीन रहा, लगभग 750-800 साल तक मुगलों के अधीन रहा और 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा। आप लगा सकते 1000 साल तक कितना गुलामी के अंदर रहे होंगे। शिक्षा की बात तो भूल जाओ कि आपको शिक्षा का अधिकार से मिला, कहीं नहीं मिला। पहली बार 1848 के अंदर सावित्रीबाई फुले ने प्रयास किया था। प्रथाएं समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं। एक ऐसी प्रथाएं भी थी उस वक्त गुलामी के समय में, सती प्रथा बहुत गंभीर प्रथा थी, यानी कि जिस औरत का हस्बैंड मर जाए उसको जिंदा जी जला देना। आप लगाइए कितनी बुरी प्रथा होगी। आप करोड़ों करोड़ों हमारी बहनें, बेटियां आग में जला दी जाती थी, विधवाएं हो गई थी। कारण क्या था? न जागरूकता है, न शिक्षा है, न उम्र है, न खान पान है, न रहन सहन है, कुछ नहीं, सिर्फ गुलामी के सिवा कुछ नहीं। और 30-35 साल औसत आयु होती थी, मर भी जाती थी, शादी भी हो जाती थी, बच्चा हो जाता था, खत्म। ये हमारी हालत थी। तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। कोई भी देश संपन्न तभी रह सकता है जब उसके इतिहास के बारे में भी जाने। उसके बाद में आइए आप, सावित्रीबाई फुले ने पहला प्रयास किया, शुरू के अंदर उसको पत्थर मारे गए, स्कूल खोला उन्होंने, पढ़ाने के लिए कीचड़ फेंकते थे लोग ही खुद जो है इतने निरक्षर थे, इतने अंधविश्वासी थे कि उनको पढ़ाने नहीं देते थे। आप लगाइए क्या बुरी हालत हो गई हमारे देश की। फिर भी उन्होंने प्रयास रखा। आखिर के अंदर वो बताते हैं, उनकी कथा है कि वो 2 साड़ियां रखती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी, उसका हस्बैंड कहता कोई बात नहीं, पढ़ाओ, चाहे 3 बालक हो, बच्चे हो, कोई बात नहीं, लड़कियां हो। साड़ी पहनती थी, कीचड़ वगैरह भरा होता था, स्कूल में जाकर दूसरी साड़ी बदलती थी और फिर उन बच्चों को पढ़ाती थी, उन लड़कियों को। उन्होंने शुरुआत की आप लड़कियों की, तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा ही उन्होंने शुरुआत की। और उसका ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो एकदम जागरूक हो गए, नहीं, उसका असर तो देश की आजादी के बाद स्टार्ट हुआ असली। तो आप लगाइए कि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, इसलिए कोई भी ऐसा समय समय के अनुसार जो कुरीतियां हैं उनको छोड़िए और अच्छी चीजें उसको अपनाइए। मैं ये ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद में आते हैं उसी वक्त 1857 में स्वामी दयानंद देखते हैं कि हमारे देश के अंदर तो गुलामी है और कभी छूट नहीं सकती। उन्होंने एक जैसे हम देख रहे हैं, हमारे हेडमास्टर साहब ने, हमारे धर्मेंद्र जी ने एक कमेटी बनाई कि समय के अनुसार जो भी बुराइयां हैं उनको साथ साथ बढ़ाते रहिए, समझाते रहिए, तो बच्चे जागरूक रहेंगे, कोई गलत कदम ना उठाएंगे। इसलिए समय समय पर ये बातें भी चलती रहनी चाहिए, बुराइयां भी चलती रहती है और अच्छाइयां भी साथ साथ चलती रहती हैं, तभी समाज सही रूप से चलता है। जैसे आपका ही प्रांगण है, अगर इसमें आप सफाई नहीं करेंगे
तो आपकी घास बहुत ऊंची ऊंची हो जाएगी, लेकिन हर साल हमें सफाई भी करनी पड़ती है। इसी प्रकार से कुरीतियां आएंगी, लेकिन जागरूक करते रहिए तो समाज ठीक रहेगा। इसलिए स्वामी दयानंद ने 1857 में क्रांति थी देश आजादी की, और एक एक व्यक्ति को गांव गांव जाकर के जागरूक किया था कि इनको बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको शिक्षित करो। जब तक शिक्षित नहीं होंगे देश आजाद नहीं हो सकता। उसके बाद में आइए राव तुलाराम जी आते हैं। वो संघर्ष करते हैं। 1803 के अंदर उनके माता पिता की अंग्रेजों ने जागीर छीन ली थी। उसके बाद में 14 साल में जो है वो जब बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उनको ये कसक थी कि देश के अंदर, गुलामी के अंदर हमारा राज्य पाट छीना है। 1857 आया, मौका मिलते ही अंग्रेजों को रेवाड़ी के अंदर जो तहसीलदार वगैरह थे, ऑफिस थे, उनको भगाया मार करके और पुनः राज्य लिया, और लगभग 5000 सैनिक सहित अंग्रेजों के साथ विरुद्ध लिया। यहाँ लड़े नसीबपुर के मैदान में, और देश की आजादी के लिए कितने 1857 के अंदर 5000 व्यक्ति और 2 अफसर, उन्होंने बड़े बड़े उनके अफसर मारे, लगभग 800 तो व्यक्ति उनके मरे भी। लेकिन उनके पास क्या थे? तोपें थी, हमारे पास तलवारें थी, कैसा मुकाबला करेंगे? इसका मतलब ये है उन्होंने अपनी कुर्बानी की, लेकिन जो है आजादी का जो है बिगुल बजा दिया था उस वक्त। हमारा 100 साल के बाद में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ती है। स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते, राव तुलाराम को नहीं भूल सकते। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस आते हैं। 30 साल के बाद में उनके जन्म के बाद 1857 में जन्म होता है। आपकी तरह से वो पढ़ते थे, और बीए के अंदर प्लस 2 तो कर दिया। उस वक्त प्लस 2 या प्री यूनिवर्सिटी होती थी, सिस्टम को ज्यादा नहीं बदला हमारा ब्रिटेन का। अभी इसी 2020 में ही हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदली, अन्यथा वो चला है अंग्रेजी तक। बीए फर्स्ट में दाखिला लिया था, अंग्रेज प्रोफेसर ने उनको कॉलेज से निकाल दिया, शिक्षा जो है ना छोटी छोटी बात पे। उनको उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, मेरा थोड़ा समय बचा है, लेकिन उनको भगाऊंगा। और उन्होंने 1920 के अंदर दूसरे कॉलेज में दाखिला लेकर के 1920 में बीए कर लिया, और 1921 के अंदर आईसीएस पास कर दिया, इंग्लैंड में जाकर के। वो भी यहाँ तो सुविधा थी नहीं, कहाँ ब्रिटेन है, इंग्लैंड में जाकर के वहां परीक्षा हुई, परीक्षा में फर्स्ट आए, और फिर जाकर के उन्होंने ये देखा, ठोकर मार दी इस पोस्ट को कि मैंने देश का आजादी का प्रण लिया है, मैंने पोस्ट नहीं लेनी अब। और उन्होंने छोटी उम्र के अंदर ही, मैं संक्षिप्त बताऊंगा कि लड़ते लड़ते उन्होंने जो है सीधा ही, मैं 1943 में आ जाता हूं, वो आजाद हिंद फौज की जो है गठित किया, आजाद हिंद सरकार भी गठित की, यानी गवर्नमेंट भी बनाई और फौज भी, और खुद वहां के राष्ट्रपति बने। तो 1943 बन गए थे वो हमारे देश के, और प्रधानमंत्री बन गए थे, दोनों पावर उनके पास थी। और अंडमान निकोबार द्वीप से अंग्रेजों को भगाया, मार मार के भगाया, जापान से मदद ली, 11 देशों से मदद ली उस वक्त गुलामी के समय में। तो आप लगाइए हमारा देश कितनी कठिन, हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्तियों ने कुर्बानियां दी, जब जाके देश आजाद हुआ 1947 के अंदर। और 1944 के अंदर भगा ही रहे थे उनको, आजाद अंडमान निकोबार द्वीप झंडा फहरा दिया था, कोहिमा से चलते चलते चल रहे थे 1944 में। वो कह रहे थे कोई चिंता की बात नहीं, महात्मा गांधी को वहां जो है ब्रॉडकास्टिंग कर दिया था कि महात्मा जी अब मैंने प्रण ले लिया है कि मुझे दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, मेरी जिंदगी चाहे मैं जीऊं या मरूं, अब देश को कोई आजाद करने से रोक नहीं सकता। और भगाते जा रहे थे अंग्रेजों को। 1945 में जापान सहयोग ले रहे थे, उनके ऊपर एटम बम छोड़ दिया जाता है ब्रिटेन से, यूएसए ने छोड़ दिया। उनकी सेना तितर बितर हो गई। हमारे यहाँ के भी थे व्यक्ति, आजाद हिंद फौज के, सेना तितर बितर हो गई, तो उसी वक्त आजाद हो जाते। फिर भी 1947 में हमारा देश आजाद होने से कोई रोक नहीं सका। कारण क्या था? शिक्षा के कारण से हम आजाद हुए। अब मैं ये शॉर्टकट ये कहना चाहता हूं, समय समय के अनुसार यहां हमारा देश बना, 1966 में हमारा हरियाणा बना। जब तक कोई विकास नहीं हुआ था, हमने यहाँ जन्म लिया है 1958 में, 58 में मेरा जन्म हुआ। मैंने सारी स्थितियां देखी है, सारे मकान कच्चे थे, गांव में गलियां कच्ची थी, कोई सड़कें नहीं, पैदल पैदल जाते थे, 5 के बाद में पैदल पैदल। सारे हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने कोई ऐसी नहीं है, इन्होंने सारी जो कमियां हमारे देश की थी, देश आजादी तो हो गया था लेकिन हमने बहुत परेशानियां देखी है। हमारे माँ बाप अनपढ़ होते सारे, क्योंकि शिक्षा थी नहीं, किंतु उनके संस्कार इतने मजबूत थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी जो है शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया और बहुत ही कुर्बानियां दी उन्होंने। उस वक्त हम जो है एक चीज ये नहीं सुनते थे कहीं भी कि आज जो है किसी लड़के या लड़की का डाइवर्स नहीं सुनते थे। आज यहां हम देखते हैं जागरूक तो हो गए लड़के, लड़कियां लड़के सब जो है पढ़ गए, उन्होंने राइट तो सीख लिया भी मेरा ये अधिकार है, कहीं भी मैं 18 साल के बाद में कोई डिसीजन करूं, पेरेंट्स की सलाह भी नहीं लेनी। भाई ऐसा नहीं करना है, अपना देश है, आप पेरेंट्स की सलाह इसलिए लेंगे क्योंकि अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, शिक्षित हो गए, हो सकता है कि आप हमसे भी बड़े जानते हुए,
लेकिन अभी जो डिसीजन लेने का समय है, हमारा देश पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं हुआ है। अमेरिका जैसे देश हैं वो तो जो काफी संपन्न है, इसलिए उनमें लिव इन रिलेशनशिप वगैरह जैसी स्थिति है, दे दिए भाई कोई कहीं भी रहे, लड़का रहे लड़की रहे। लेकिन हमारा कल्चर ऐसा अलाउ नहीं करता है। एक ही गांव के गोत्र हैं, उनमें अलाउ नहीं करता है। एक ही गांव के अंदर शादी नहीं करता है, नहीं अलाउ करता, हमारा कल्चर फिलहाल नहीं करता है। समय समय के अनुसार तो चेंज आएंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन हमारा कल्चर हजारों सालों से चल रहा है और इसी कारण से हमारा देश बच रहा है। इसलिए प्रिय बेटियों, मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी माँ बाप का जो सहयोग जरूर लें। जब भी कोई डिसीजन ले, शादी से संबंधित कोई ले, उस वक्त तो अपने पेरेंट्स को बताएं कि भाई मुझे ये इस तरह की व्यवस्था चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, तो आपकी मदद करेंगे। अगर आप सीधे डायरेक्ट करेंगे तो ना अगले वाला एक्सेप्ट करेगा, लड़के वाला, और न लड़की के घर से चलेगी अपने पेरेंट्स से, दोनों को आपकी कोई मदद नहीं, पब्लिक में कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हमारा जागरूकता का मतलब ये है कि आप संस्कारवान रहिए और संस्कार ग्रहण करेंगे। अपने डिसीजन पेरेंट्स के सहयोग से फिलहाल पेरेंट्स से मदद लीजिए, वो आपकी मदद करते हैं। हम भी इसी दौर से गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी दौर से नहीं गुजरे हैं। उस वक्त जो है पेरेंट्स होते थे वो फाइनल डिसीजन करते, बच्चों से पूछते भी नहीं थे। आजकल से पूछते तो हैं बच्चों से, हमारे जमाने तो पेरेंट्स पूछते ही नहीं थे हमसे, भाई ये शादी कर दी फाइनल, न लड़की का पता है न लड़के का पता है, एक दूसरे का चेहरे नहीं जानते थे हमारे। देखिए आप, मैं उस वक्त एमए में पढ़ता था, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं, और मेरे फादर और मदर ने अनपढ़ जो बिल्कुल होती इलिटरेट, क्यों लड़के पढ़ते ही नहीं थे, लड़के क्या उनकी कमी थोड़ी है, कर दिया शादी बहुत अच्छी तरह से। और आज मैं उनका, हमारी श्रीमती जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। अनपढ़ होने के बाद में अपने तीनों बच्चे उनके तीनों प्रोफेसर कर दिए, तीनों को पीएचडी करा दी। मैं इससे बड़ा क्या धन्य होगा बताओ। तो हम ये नहीं माने कि भाई हम ज्यादा पढ़ गए, कोई कमबख्ती भी हो सकता है शिक्षा के बारे में। तो अपने माँ बाप का जो है ध्यान रखिए, कितना बढ़िया संस्कार होंगे। अपने माँ बाप का सेवा करिए, माँ बाप का कहना मानिए। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत आपका स्कूल कॉलेज ये अपना स्कूल है वो भी लग रहा है, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमें हमारी आज भी गीता रामायण इसके बारे में ज्ञान होता था, उनसे क्या है आदर्श हमें मिलते हैं संस्कार के। आज भी पूरा वर्ल्ड जो उसको फॉलो कर रहा है कि उसके अनुसार रहिए। लेकिन हमारा जो लिव इन रिलेशनशिप वाला रूल है ये हमारा नहीं है, विदेशी कल्चर का है। तो वो हम अभी इतने फॉरवर्ड नहीं हुए हैं कि हम उस कल्चर को फॉलो करें, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता है। हमें रावण कल्चर को नहीं अपनाना है। रावण का तो है उठा के सीता को लेगा, लेकिन हमें सीता जैसा बनना है कि उन्होंने अपनी कल्चर को बरकरार रखा। और उनका ये था कि अगर उसको कोई हाथ, उसकी अनुमति के बगैर कुछ हाथ लगाएगा तो उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे रावण के, इसलिए रावण उसको हाथ नहीं लगा सका। लेकिन आज हम गलत रास्ते पे पकड़ करके और इधर उधर खुद चले जाते हैं, गलत डिसीजन, तो आपका ही नुकसान इसमें। समाज का मतलब है आप समाज के जो है अच्छे नागरिक हैं, भविष्य के नागरिक हैं, आपको बढ़ना है आगे तो आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया भर के आपके स्कोप है, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर बनिए, कुछ भी बनिए, आज आपके स्कोप दुनिया भर के हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रिय बेटियों, आप अपने संस्कारवान बनिए, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का ध्यान रखिए, और टीचर्स भी अपना जो है ध्यान रखेंगे कि भाई हम भी कोई रावण जैसी प्रवृत्ति को ना अपनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।